हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 11th का चैप्टर 1, जिसको हम कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में, जिसमें हम एनसीईआरटीज़ के इम्पोर्टेंट पॉइंट और सब कुछ जो क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 में है उसको पूरा का पूरा कवर करेंगे। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कॉलेज में आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जैसे कि पीजीटी कॉमर्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या फिर किसी भी एचएसएससी ग्रुप 6 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये चैप्टर देख सकते हैं। ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट इतनी चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड के साथ। तो इसमें सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, ये कोई टॉपिक नहीं जिसको मैं सच समझाएंगे, लेकिन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वन लाइनर की फॉर्म में पूछ ले जाते हैं। और कई बार जैसे क्लास 11th के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी अपने क्वेश्चन में ऐड ऑन कर सकते हैं उसको अच्छा बनाने के लिए। तो सबसे पहले है कि 1492 में कोलंबस ने रीच किया था अमेरिका। तो ये फैक्ट है, कई बार एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिया जाता है। तो कोलंबस ने कब रीच किया अमेरिका को? तो 1492 में। और वास्को डी गामा भारत कब आए थे? ये आए थे 1498 में। हरियाणा एचएसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन हैं, ये दोनों बहुत बार पूछे गए हैं। ब्लैक गोल्ड, रोमन एम्पायर में जो ब्लैक पेपर था उसका वाइडली लेन देन होता था, सेल परचेज होता था, और उसको क्या बोला जाता था? रोमन एम्पायर में ब्लैक गोल्ड बोला जाता था। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। एक हिस्टोरिकल टर्म है जैसे कि जगत सेठ। जैसे अब हमारे यहाँ पे बैंकर्स होते हैं, एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी है, बहुत सारे बैंक्स हैं। तो हिस्टोरिकल टाइम में पहले जगत सेठ होते थे जो कि प्रोमिनेंट बैंकर्स होते थे। किस टाइम पे? मुगल पीरियड के टाइम पे। ठीक है, तो जगत सेठ हैं वो मुगल टाइम पीरियड पे होते थे बैंकर्स। और एक होते हैं नगर सेठ। एक तो जगत सेठ है और एक है नगर सेठ। नगर सेठ किसको बोलते हैं? मर्चेंट्स लीडर इन अर्बन एरिया। जो नगर में थे, अर्बन एरिया में जो सेठ थे, बैंकर्स थे, उनको नगर सेठ बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेराइन रूट। ये हमारे ईस्ट एंड वेस्ट को बाय सी जोड़ता था। मेराइन पता है ना, मेराइन स्पीसीज होते जो समुंदर में रहते। तो मेराइन रूट क्या होगा? जो समुंदर के थ्रू जाएगा। तो हमारे ईस्ट और वेस्ट को जो सी से जोड़ता था, उसको ट्रेड होता था स्पाइसेस का उस रूट से, तो उसको मेराइन टाइम रूट या फिर स्पाइस रूट बोला जाता था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्पाइस रूट किसको बोला जाता है? तो मेराइनटाइन रूट को स्पाइस रूट बोला जाता है क्योंकि उस रूट से स्पाइसेस का लेन देन होता था, जो कि एक समुंदरी रूट था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि मेटेलिक मनी क्या होती है। पहले क्या होता था कि बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हम सामान के बदले सामान को देते थे। मुझे चावल चाहिए, आपको चीनी चाहिए, मेरे पास चीनी, आपके पास चावल है, तो हम एक्सचेंज कर लेते थे चीनी को चावल से। ठीक है, तो ये होता था बार्टर सिस्टम। लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। इसको स्टोर नहीं कर सकते थे, ड्यूरेबिलिटी नहीं थी, इसकी वैल्यू को मेज़र नहीं कर सकते थे। तो इसलिए मेटेलिक मनी का इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो हम कमोडिटी के बदले क्या देने लगे? मनी देने लगे। जैसे कि आजकल हम परचेज़ करते हैं तो वो किसकी वजह से? क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी थी, डिविजिबिलिटी थी, और उसको स्टोर कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा जो की पॉइंट है वो है हुंडी एंड चिट्ठी। हुंडी क्या होता है? चिट्ठी क्या होता है? वेर इन यूज़ फॉर कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन इन विच मनी पास फ्रॉम हैंड टू हैंड। मनी की जगह हम इनको यूज़ करते थे। जैसे अब हम चेक्स वगैरह यूज़ करते हैं, उस टाइम पे हुंडी और चिट्ठीज़ को हम यूज़ करते थे। जैसे कि हमें कैश ना ले जाना पड़े तो हम इनको कैरी करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और इनको हम कन्वर्ट कर सकते थे कैश में इन फ्यूचर। होप आपको ये सब समझ आ गए होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारा जो नेक्स्ट है, हमारी डिफरेंट टाइप्स की हुंडीज़ होती थी, जिनमें हमारी मेन जो हुंडीज़ थी वो दो तरह की थी। एक थी हमारी दर्शनी हुंडी और दूसरी थी मुद्दती हुंडी। ठीक है, उनमें अलग अलग टाइप थे। तो दर्शनी हुंडी में सबसे पहले जो ये है, ये हमारी दर्शनी हुंडी है, और ये जो तीन है ये हमारी क्या है? मुद्दती हुंडीज़ हैं। ठीक है, दर्शनी हुंडीज़ में सबसे पहली जो हुंडी है उसका नाम है धनी जोग हुंडी। धनी जोग हुंडी क्या होता है? ये किसी भी पर्सन को पेबल होती है। नो लाइबिलिटी ऑन द पर्सन रिसीविंग। किसी भी पर्सन को हम ये हुंडी दे सकते हैं और जो रिसीव करता है वो उसके लिए लाइबल नहीं होता है।
ठीक है, तो किसी को भी दे सकते हैं और लाइबल नहीं होता है। शाहजोग हुंडी, मैंने पहले ही बताया हुंडीज़ क्या होती हैं, चिट्स फंड जैसे कि चेक होते हैं, उसी तरीके से पहले के टाइम में हम यूज़ करते थे। शाहजोग हुंडी क्या होती है, आप नाम से ही एक मतलब कि ट्रिकी वर्ड यूज़ करके इनको लर्न कर सकते हैं। शाहजोग, शाह मतलब कि किंग जैसा फील आ रहा है ना, तो एक स्पेसिफिक रिस्पेक्टेबल पर्सन को दी जाती है ये, पेबल टू ए स्पेसिफिक रिस्पेक्टेबल पर्सन एंड लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव इट। और इसमें लाइबिलिटी भी होती है, क्योंकि जो रिसीव करने वाला होता है एक रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है और उसकी लाइबिलिटी भी जनरेट होती है। ठीक, शाह से आप याद कर सकते हैं राजा, जो कि एक रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है। ठीक है, नेक्स्ट होंगी हमारी फरमान जोग। फरमान क्या होता है, जैसे कि पहले के टाइम में राजा महाराजा के टाइम में क्या होता था, फरमान जारी करते थे। तो फरमान जोग क्या है, ऑर्डर। फरमान क्या होता है, एक ऑर्डर होता है। तो हुंडी पेबल टू ऑर्डर, ऑर्डर पे जो हुंडी पे की जाती है उसको बोलते हैं फरमान जोग हुंडी। नेक्स्ट इज देखन हार। देखन हार दर्शनी हुंडी क्या होती है, देखने से ही, नाम से ही पता चल रहा है ना, जो देखने से ही पेबल हो, पेबल टू प्रेजेंटर और बियरर, जो प्रेजेंट कर रहा है या फिर जिसके पास वो है, वो सिर्फ दिखाने से ही पेबल हो, वो होती है हमारी देखन हार हुंडी। तो दर्शनी हुंडी में आपकी 4 तरह की हुंडी हैं। धनीजोग हुंडी, पेबल टू एनी पर्सन, नो लाइबिलिटी ऑन द रिसीवर। शाहजोग हुंडी, पेबल टू अ रिस्पेक्टेबल पर्सन एंड क्रिएट्स लाइबिलिटी। फरमान जोग, पेबल एट ऑर्डर। देखन हार, पेबल टू प्रेजेंटर और बियरर। नेक्स्ट हमारी आती है मुदती हुंडी। मुदती हुंडी में भी धनी जोग, जोखमी और फरमान जोग ही हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है हमारा दर्शनी और मुदती में। मुदती में हमारा एक फिक्स्ड टाइम पीरियड इंक्लूड हो जाता है। जैसे धनी जोग हुंडी है, ऊपर जो धनी जोग हुंडी थी वो पेबल टू एनी पर्सन थी और लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही थी। यहाँ पर भी पेबल टू एनी पर्सन, नो लाइबिलिटी ओवर द रिसीवर। पर एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, वो क्या है कि इसमें पेमेंट एक फिक्स पीरियड में की जाती है। ठीक है, ओवर एक फिक्स्ड पीरियड की जाती है। फरमान जोग या फिर मुदती हुंडी, ये भी फरमान जो क्या था, पेबल बाय ऑर्डर, लेकिन इसमें भी एक फ़िक्स टर्म ऐड हो जाता है कि एक फ़िक्स टर्म में हमें पेबल करनी होती है फरमान जोग। जोखमी या मुद्दती हुंडी, जब जोखमी हुंडी कौन सी हुंडी होती है, जब हम कोई भी सामान है वो डिस्पैच करते हैं और उस गुड्स हैं वो ट्रांजिट में होते हैं, जो बियरर होता है या होल्डर होता है, उसकी लाइबिलिटी को मिनिमाइज़ करने के लिए जोखमी हुंडी हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, लास्ट हमारी हुंडी है वो है जोखमी हुंडी। जो भी हमारे गुड्स होते हैं ट्रांजिट में, उनके रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए ये हुंडी वो इशू की जाती है। मींस जो ड्रॉयर है उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहती, तो ये होती है हमारी जोखमी हुंडी। नेक्स्ट इज़, ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ट्री डायग्राम में मैंने बता रखा है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे डिवाइड हो रखी हैं हमारी। तो जो सबसे पहले है हमारा बिजनेस। बिजनेस को 2 एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, और हमारी जो इंडस्ट्री है वो फर्दर 3 टाइप में डिवाइडेड है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। और जो हमारा कॉमर्स है वो हमारा ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ट्रेड 2 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि हमारा जो कॉमर्स है वो बिज़नेस का पार्ट है या जो बिज़नेस है वो हमारा कॉमर्स का पार्ट है। तो जो हमारा बिज़नेस होता है वो उसके अंडर हमारा कॉमर्स आता है। बिज़नेस एक वास्ट टर्म है जिसमें हम प्रोक्योरमेंट से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेल एंड परचेज़ सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, लेकिन कॉमर्स में सिर्फ हम सेल एंड परचेज़ एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम कॉमर्स के बारे में भी। तो अभी मैं बताती हूँ कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो डिवाइडेड है 3 टाइप्स में, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री है वो भी फर्दर हमारी 2 टाइप्स की होती है। इसमें आपको दिख नहीं रहा, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट होती है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री एंड सेकेंड होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री हमारी होती है जैसे कि हम कोई भी फिशरी है या फिर पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह है, ये होती है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है कि जैसे कि हम माइंस में से कोयला निकाल रहे हैं, फ़िशिंग कर रहे हैं। देखो 2 चीज़ें हैं, एक होती है फिशरी जिसमें हम ब्रीड जनरेट करते हैं, वो आती है जेनेटिक में। लेकिन फ़िशिंग मतलब कि पॉन्ड में से हम फिशेज़ को निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो आ जाती है हमारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। ठीक है,
तो ये हमारी दो तरह की होती हैं जिसमें से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है। ये होती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो भी हमारी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है। वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग। मैंने वैसे लिख रखा है इसमें टाइप्स, लेकिन दिख नहीं रहे हैं, वो बाय मिस्टेक वाइट कलर से लिख दिए गए हैं, वो तो दिख नहीं रहे हैं। फर्स्ट है हमारी मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वर्क होता है। आगे भी फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के टाइप हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है हमारी वो 4 तरह की होती है। कंस्ट्रक्शन में जैसे कि हम डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड हैं जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो सारे आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आगे 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। 4 टाइप्स में क्या है? एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री कौन सी होती है? एनालाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। हम कोई भी चैप्टर रीड करते हैं उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं ना, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्रक्स हैं, उनको निकालते हैं। वैसे ही एनालिटिकल इंडस्ट्री वो होती है जिसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं रॉ मटेरियल इनटू पार्ट्स। जैसे कि हमारा क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल निकलते हैं कच्चा माल, उसमें से हम मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सारे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो होती है एनालिटिकल इंडस्ट्री, मतलब एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ों को बनाना, वो आते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। फिर होती है हमारी सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है? सिंथेसाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक चीज़ बनाई जाती है। जैसे कि सीमेंट में बहुत सारे टाइप के केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं और उसके बाद हमारा एक प्रोडक्ट बन के तैयार होता है जो कि है सीमेंट। तो ये होती है हमारी सिंथेटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसे होती है? जिससे हम करते हैं तो शुगर केन से बनती है। पहले खेत से रॉ मटेरियल की फॉर्म में, प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें रॉ मटेरियल की फॉर्म में शुगर केन मिलेगा। फिर एक डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू उसका जूस निकलेगा, उसको जो भी प्रोसेस होता है उसके थ्रू हमें शुगर क्रिएट होके मिलती है, तो वो होती है हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ऐसे ही एक पेपर बनाने का भी प्रोसेस होता है, एक चाय बनाने का भी प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है? खुद के कोई भी पार्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं करती है। जैसे अगर हमें एक टीवी बनाना है तो स्पीकर कहीं से लेंगे, स्क्रीन कहीं से लेंगे और उनको एक असेंबल करके अपनी कंपनी का मार्क देंगे और उसको सेल आउट करते हैं, तो वो होती है असेंबलिंग इंडस्ट्री, जो असेंबलिंग का काम करती है। जैसे कार, टीवी, ये सारी चीज़ें। हम कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाती है। टायर किसी कंपनी के होते हैं, इंजन है वो किसी कंपनी से लेती है, तो एक अलग अलग कंपनी से लिया जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम असेंबलिंग इंडस्ट्री। होप यू अंडरस्टैंड। प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमने कर ली हैं। प्राइमरी में हमने जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री पढ़ा। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमने मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री को पढ़ा है। फर्दर हमने जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 4 टाइप की इंडस्ट्रीज़ पढ़ी हैं: एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेस एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ट्रस्टरी इंडस्ट्री। ट्रस्टरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, सर्विस इंडस्ट्री। जैसे टीचर है, लॉयर है, ठीक है, सीएज हैं, अकाउंटेंट्स हैं, तो ये होती है हमारी सर्विस इंडस्ट्री। तो ये है हमारी इंडस्ट्री के पार्ट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए हैं तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देखना, होप आपको ज़रूर समझ आएंगे। नेक्स्ट है हमारी कॉमर्स, जो कि हमारा बिजनेस का ही पार्ट है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड में भी आगे, एक सेकेंड, ट्रेड में आगे 2 पार्ट होते हैं। एक होती है हमारी इंटरनल ट्रेड और एक होती है हमारी एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होती है? जिसमें कि हम इंटरनल विद इन द बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री जो चीज़ें करते हैं, जैसे होलसेल ट्रेड इसके अंदर आती है, रिटेल ट्रेड इसके अंदर आती है, ठीक है। और एक्सटर्नल क्या होती है? जिसमें आउटसाइड हर बॉर्डर, अपने कंट्री के बॉर्डर से बाहर जाके हम सेल परचेज़ करते हैं, ठीक है। वो इसमें हम एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंटरपोर्ट, एक सेकेंड, हमारा जैसे कि एक्सटर्नल में 3 आते हैं: इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट।
इंपोर्ट क्या होता है, किसी दूसरी कंट्री से हम सामान परचेज़ करते हैं, अपनी कंट्री में लेके आते हैं, वो होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सेल आउट करते हैं आउटसाइड आवर कंट्री, दैट इज़ एक्सपोर्ट। इंटरपोर्ट होता है, जैसे कि हम इंडिया हैं, हम यूएसए से सामान इंपोर्ट करते हैं और बाहर की बाहर उसको कनाडा में सेल आउट कर देते हैं, वो होता है इंटरपोर्ट। मतलब कि सामान कहीं और से मंगाया और कहीं और ही सेल कर दिया आउटसाइड आवर बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री, वो होता है इंटरपोर्ट। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सिलरी ट्रेड। ऑक्सिलरी ट्रेड में क्या होता है कि इसके अंदर आती है हमारी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग। तो हमारे हिंड्रेंस होते हैं कॉमर्स में बहुत सारे, एक हम परफॉर्म करने के लिए बिज़नेस को। जैसे मान लो हमें सर्दियों में सर्दियों के कपड़े चाहिए, लेकिन एकदम से तो मैन्युफैक्चर नहीं होंगे ना, पूरा साल उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, तभी तो डिमांड को फुलफ़िल कर पाएंगे। तो उसके लिए अब हमारे जो ये हिंड्रेंस है कि हम स्टोर कहाँ पे करेंगे या टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, टाइम के हिंड्रेंस को कैसे रोकेंगे, तो उसके लिए हम वेयर हाउसिंग बनाते हैं। ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड है तो बैंकिंग हेल्प करता है, रिस्क को मैनेज करना है तो इंश्योरेंस हेल्प करता है। प्लेस का हिंड्रेंस है कि एक जगह से, मान लो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो नॉर्थ इंडिया में बनती हैं साउथ इंडिया में नहीं बनती है, तो वहाँ पे लेकिन यूज़ वहाँ पे भी होते हैं, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेंस का जो हिंड्रेंस है, ऑक्सिलरी जो ट्रेड है, वो हेल्प करता है इन हिंड्रेंस को ओवरकम करने के लिए। ठीक है। तो बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री, कॉमर्स इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री, एंड कॉमर्स में ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ट्रेड, हाँ हम हेल्प कर। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोसेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हमारा बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो जो हमारे डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट है वो है नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को टू द पब्लिक। प्रोफेशन में क्या करते हैं, हम पर्सनलाइज सर्विसेज हैं जो एक्सपर्ट्स की होती हैं उसको रेंडर करते हैं। बिजनेस जैसे हमने आसपास देखे होंगे, कोई भी एक बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो बिजनेस कर रही है क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रही है, सेल एंड परचेज कर रही है। प्रोफेशन होता है जैसे कि लॉयर की सर्विसेज हो गई, डॉक्टर की हो गई, ये स्पेशलाइज्ड होती हैं। ऐसे नहीं है ना तो कोई भी डॉक्टर बन जाएगा, एक परफेक्ट एक्सपर्ट होता है, स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक परफॉर्म करते हैं वर्क एज ए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर हम वर्क करते हैं, अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं और बदले में हमें सैलरी मिलती है, तो वो होती है एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज़ क्वालिफ़िकेशन, हमें किसके लिए कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। तो बिज़नेस के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एब्सोल्युटली कोई रिक्वायरमेंट है। प्रोफेशन में जो क्वालिफ़िकेशन है वो ट्रेनिंग है, वो मैंडेटरी होती है। जैसे डॉक्टर के लिए एमबीबीएस है, एमडी है, ये सारे कोर्सेज करना मैंडेटरी है और उसके साथ ट्रेनिंग करना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रोफेशन में ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी होती है। एम्प्लॉयमेंट में वो क्वालिफिकेशन होना इंपॉर्टेंट होती है जो एम्प्लॉयर ने डिसाइड की है। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज पर प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, जिसके अंडर हमें काम करना है, जिसने हमें अपॉइंट किया, उसने जो क्वालिफिकेशन मेंशन की है वो होनी ज़रूरी है। कैपिटल एंड रिस्क, जो कैपिटल नीडेड होती है बिजनेस में वो एज पर साइज नीडेड होती है, और रिस्क, हाई रिस्क होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, लॉसेस होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसके अकॉर्डिंग होता है रिस्क। ठीक है। और जो हमारा प्रोफेशन होता है उसमें लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत होती है। जैसे कोई भी प्राइवेट बिजनेस मतलब कि हॉस्पिटल ओपन करना चाहता है तो उसमें एक लिमिटेड कैपिटल की नीड होती है, उसके बाद वो स्टार्ट कर सकता है। और यहाँ पे रिस्क है वो लो होता है क्योंकि जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोफेशनल होती हैं। और एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम किसी और के अंडर वर्क कर रहे होते हैं, और यहाँ पे रिस्क भी कम होता है क्योंकि हमें सैलरी तो फिक्स्ड मिलनी ही होती है, जीरो फाइनेंशियल। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स एंड रिवॉर्ड। जो बिजनेस होता है प्रॉफिट है वो प्राइम रिवॉर्ड होता है हमारी अर्निंग का। प्रोफेशनल में जो प्रोफेशनल चार्ज होते हैं सर्विसेज के लिए, जो फीस होती है वो हमारा रिवॉर्ड होता है। और सैलरी और वेजेस जो भी हम रेगुलरली अर्न करते हैं वो एम्प्लॉयमेंट में हमारे लिए ऑब्जेक्टिव या रिवॉर्ड होता है। होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। आप आसपास भी देखते हो हमारे, बिज़नेस होता है, प्रोफेशन जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स होते हैं, और एम्प्लॉयमेंट जैसे किसी भी स्कूल में हम सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं एज ए टीचर, तो वो हमारी क्या होती है, सर्विस होती है। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
तो अब हम देखते हैं हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, वो होता है कि मार्केट स्टैंडिंग, कि हमें मार्केट में स्टैंड कर पाएँ, पोजीशन हो एंटरप्राइज की उसके कंपटीटर्स के अगेंस्ट में। कि मान लो अगर मार्केट में 5 कंपटीटर्स हैं किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा हो कि हम कंपटीटर के साथ स्टैंड कर पाएँ, एट अपना प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। तो हमारा मार्केट में स्टैंड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बार बार लॉस हो रहा है तो हमें बिज़नेस को क्लोज़ डाउन करना पड़ेगा, जो कि बिज़नेस के लिए सही नहीं है, जो किसी भी बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन को लेके आते रहना, चेंजिंग मार्केट के साथ अपने आप को चेंज करते रहना, जिससे ही हम सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम सेम ही प्रोडक्ट ईयर टू ईयर सेल कर रहे हैं, तो वो हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो भी चेंज होना, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो अपने शिफ्ट कर लेंगे कंपटीटर्स के प्रोडक्ट पे, क्योंकि उनको वो इनोवेटिव प्रोडक्ट मिलेगा वहाँ पे, इसलिए। तो इनोवेशन एक मस्ट ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, कि इनोवेशन करते रहें। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्टिविटी, डिटरमाइनिंग एफिशिएंसी बाय कंपेयरिंग आउटपुट विद इनपुट, कि हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी होनी चाहिए कि हमें जितना इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट भी आ रहा हो, तो उतनी हमारी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो भी हम, ये एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कोई प्लांट है, मशीनरी है, फंड्स हैं, कोई भी चीज़ जो भी हमें बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए, उस नेक्स्ट है हमारा अर्निंग प्रॉफिट। ये तो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही हम, जो ओनर है वो कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, ताकि उसको बिजनेस में अपना प्रॉफिट अर्न कर सके। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस में, वो होता है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, कि टाइम टू टाइम हमें मैनेजर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि उसकी इफ़िशिएंसी इंक्रीज हो सके, जिससे हमारे सेल्स हैं, इनोवेशंस हैं, बिजनेस में हर चीज़ में ग्रोथ हो, और हमारा प्रॉफिट अर्न का जो मोटिव है वो भी हम अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा होता है कि वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम करने वाले हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका काम करने का तरीका कैसा है। क्या वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अपने ऑब्जेक्टिव्स मानते हैं? क्या वो बिजनेस के काम को अपना काम मानते हैं, जिससे वो अच्छे से अपना 100% दे पा रहे हो? तो जो हमारे वर्कर्स का परफॉर्मेंस है, उनका एटीट्यूड है, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है बिजनेस को। तो ये वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है बिजनेस का, कि जो वर्कर्स का एटीट्यूड है या परफॉर्मेंस है वो अप टू मार्क हो, ताकि प्रॉफिट अर्न कर सकें। नेक्स्ट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हम सोसाइटी से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं बिजनेस में। और तो ये बिजनेस का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रीज़नेबल प्राइसेस में अपनी सोसाइटी को प्रोवाइड करे, और इस तरीके से प्रोडक्शन करे उन गुड्स की, कि एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट ना हो, या फिर सोसाइटी इफ़ेक्ट ना हो किसी भी तरीके से। ठीक है? तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं बिज़नेस के। नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस रिस्क नेचर टाइप एंड कॉजेज। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है, कि बिजनेस रिस्क ये होता है कि जो भी अनसर्टेनिटी होती है ना किसी भी इवेंट की, मान लो अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट हो गया जिसकी वजह से या तो हमें प्रॉफिट कम हो गए या तो लॉस ही हो गया, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। रिस्क वही तो है कि कुछ भी हो जाना इन फ्यूचर में, अनएक्सपेक्टेड ऐसा हो जाना कि हमें लॉस हो जाए, दैट इज़ बिजनेस रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होते हैं, रिस्क का नेचर ये है कि वो अनसर्टेन होता है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस रिस्क। अगला है स्केल ऑफ डिपेंडेंसी। जो डिग्री ऑफ रिस्क है ना, वो डिपेंड करती है कि साइज़ या स्केल या नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। साइज़ बड़ा है, स्केल बड़ा है बिजनेस का, तो रिस्क भी ज़्यादा होगा। रिवॉर्ड फैक्टर, प्रॉफिट है वो रिवॉर्ड होता है, गेन है वो रिवॉर्ड होता है, बियरिंग रिस्क, अगर हम रिस्क बियर कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। लॉस भी हो सकता है, बिकॉज दैट इज़ अनसर्टेन, रिस्क अनसर्टेन होता है, तो फिर वैसे जो गेन मिलता है हमें रिस्क लेने। नेक्स्ट हमारा टू मेन टोपोलॉजीज होती हैं रिस्क की, मतलब कि दो मेन टाइप के रिस्क होते हैं। एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क, और एक होता है हमारा प्योर रिस्क। प्योर क्या होगा कि जिसमें लॉस हो, या तो लॉस होगा या तो कुछ नहीं होगा, मीन्स प्रॉफिट के तो चांसेस है ही नहीं, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। वो क्या है, प्योर लॉस है, मतलब कि लॉस ही होगा या तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि चोरी हो गई है,
आग लग गई है, उसमें प्रॉफिट क्या होगा, या तो लॉस होगा या तो आग नहीं लगेगी तो लॉस होगा ही नहीं। ठीक है। दूसरा होता है स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क में क्या होता है कि उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे फैशन में चेंज हो गया, डिमांड में चेंज हो गया, मार्केट प्राइजेज़ में चेंज हो गया, फेवरेबल चेंजेस होंगे इन सारी चीज़ों में तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर फेवरेबल चेंजेस नहीं होंगे तो लॉसेस होंगे। ठीक है। मेन क्यूजेज़ क्या होते हैं बिजनेस रिस्क के? मेन क्यूजेज़ होते हैं नेचुरल क्यूजेज़। नेचुरल मतलब कि जैसे अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक है, स्लाइड्स हैं, फ्लड है, ये है नेचुरल क्यूजेज़ जिसकी वजह से बिजनेस में रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन क्यूजेज़। फैशन में चेंज हो गया, कोई भी मार्केट प्राइजेज़ में चेंज हो गया, ये है ह्यूमन क्यूजेज़। मार्केट प्राइजेज़ नहीं, सॉरी, जैसे फैशन में चेंज हो गया, डिमांड में चेंज हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड नीडेड में चेंज हो गया, वो सब। इकोनॉमिक क्यूजेज़ क्या है कि प्राइस, मार्केट में प्राइसेस अप या डाउन हो गए हैं, और कुछ अदर क्यूजेज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट इज मेथड मेथड्स ऑफ डीलिंग विद रिस्क एंड प्री सेट ऑफ फैक्टर्स। मेथड क्या है रिस्क से डीलिंग करने के? सबसे पहला है कि अवॉइड करें, हम एंटर ही ना करें ऐसी चीज़ों में जिसमें रिस्क है, ये ठीक है। दूसरा है कि प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कैसे? में आग लगने वाली है तो वो सिलेंडर होते हैं जो फायर फाइटिंग वाले, वो रख लेना, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं ना आग को। तो ये प्रिवेंशन ले सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंशन ले सकते हैं। इंश्योरेंस ले सकते हैं, इंश्योरेंस लेने से क्या होगा, हमारा रिस्क शेयर हो जाएगा। मान लो थेफ्ट हो गई, बिजनेस में चोरी हो गई है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी हमें पे आउट कर देती है अगर एक्चुअल में हमें चोरी हुई है और थेफ्ट इंश्योरेंस लिया हुआ है तो। ठीक है। तो हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं अपने रिस्क बर्डन को शेयर करने के लिए, प्रोविज़न बना सकते हैं। हम बाहर किसी कंपनी से इंश्योरेंस लेने की बजाय अपने बिजनेस में ही हम पैसे इकट्ठा कर लेते हैं कि 10,000 ईयरली या मंथली हिसाब से। उससे क्या होगा, इन फ्यूचर अगर वो लॉस होता है तो हम उस प्रोविज़न से मीट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग विद अदर एंटरप्राइजेज लाइक होलसेलर, रिटेलर के साथ अपना रिस्क शेयर कर सकते हैं हम, जिसकी वजह से हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, रिस्क से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक फैक्टर फॉर स्टार्टिंग एंड बिजनेस। अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे बेसिक फैक्टर क्या है? एक नॉर्मल अपनी लाइफ से सोच के देखना, तो सारे पॉइंट्स तुम्हें खुद ही पता चल जाएंगे। अगर मैं खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ तो सबसे पहले क्या देखूँगी, सिलेक्ट करूँगी ना लाइन ऑफ बिजनेस, किस बिज़नेस में जाना है, क्या चीज़ प्रोड्यूस करूँ, फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूस करूँ, गारमेंट्स में जाऊँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाऊँ, बहुत सारी लाइन्स है। तो लाइन ऑफ बिज़नेस क्या होगा, फिर साइज़ ऑफ बिज़नेस क्या होगा, एक छोटी दुकान बनानी है, एक बड़ी कंपनी बनानी है, क्या बनाना है। फिर उसके बाद ओनरशिप की, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट स्टॉक, क्या। फिर लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज कि हमारी लोकेशन क्या होगी, मार्केट के पास होगी, आउटसाइड द मार्केट होगी, कहाँ पे होगी हमारी लोकेशन, किस स्टेट में होगी, कहाँ पे हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, या मार्केट के पास हमारे सेटअप होगा जहाँ पे हम सेल आउट कर सकें गुड्स को। तो लोकेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम देखेंगे कि हम फाइनेंस करेंगे ना अपने उसको, तो कैपिटल लेके आएंगे, कैपिटल लेआउट क्या होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कि फिजिकल फैसिलिटी अवेलेबिलिटी क्या होगी, कि हमारे जो बिजनेस होगा उसमें फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या होंगी। टैक्स प्लानिंग कंसिडर करके चलेंगे कि हम टैक्स को कैसे प्लान करेंगे, कैसे अपने टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स, अपने वर्क फोर्स को तैयार करेंगे कि इस तरीके का हमारा हेल्दी इन्वायरमेंट हो, हमारे बिजनेस में कम्पिटेंट हो, अच्छे से काम करने वाली वर्क फोर्स हो, जिससे हमारा बिजनेस अच्छे से रन कर सके। और उसके बाद एट लास्ट क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे अपनी एंटरप्राइज को ऑफिशियली। तो ये सारे कुछ एक फैक्टर्स है जो हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस को तो लेके चलते हैं कि लाइन ऑफ बिजनेस क्या, स्केल क्या है, ये सब। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और चाहते हैं इन फ्यूचर हम नेक्स्ट चैप्टर भी ऐसे ही रिवाइज करें, पढ़ें फॉर कम्पिटिटिव एज वेल एज फॉर द 11th क्लास, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि ये कंटिन्यू रखें ये सीरीज़ या नहीं। अगर आपके लिए बेनिफिशियल होगी, किसी को अच्छा लगेगा तो ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।